पता नहीं इस दिशा में हम कितने लोग शासकीय सेवा में आने के बाद सोचते हैं, पर ये बहुत गंभीर चीज है। आरक्षण मिल जाने से भी पूरी तरह से या फिर राजनीतिक सत्ता हासिल कर लेने से भी बहुत लोग इसकी बात करते हैं। मुझे नहीं लगता कि सामाजिक लोकतंत्र सही मायने में स्थापित हो पाएगा जब तक समाज के बीच रहकर हम सब लोग उसके लिए काम नहीं करेंगे। यदि हम चाहते हैं कि वाकई भारत वो महान राष्ट्र बने जिसकी कल्पना लोग करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था वो भाषण में था 25 नवंबर के ही 1949 के भाषण में भी एक जगह पे वो कहते हैं कि भारत यदि राष्ट्र बनना है, भारत को यदि महान राष्ट्र बनना है, तो उसके बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है जाति व्यवस्था। वो कहते हैं कि कास्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ नेशनहुड। कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में उसका दुश्मन सबसे बड़ा जाति व्यवस्था है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम समाज के भीतर जाकर काम करें। एक तरह से जाति व्यवस्था बहुत हद तक यहाँ हमने समाप्त की है, क्योंकि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समूह को ही ले लें, सीमित रूप से भी ले लें, और तो ये कह सकते हैं कि लगभग 3,500 जातियां एक समूह के रूप में इकट्ठा हुई हैं। पर तब भी हम जातियां अपने दिमाग में लेके तो चली रहे हैं। तो इस बात की बहुत जरूरत है कि हम उनको खत्म करें। पहले तो अपने दिमाग से, किसी ने पूछा था कि जातियों से लड़ना बहुत जरूरी है, जाति व्यवस्था से लड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी कि इसको खत्म कर दें, उसको नष्ट नाबूद कर दें। फिर किसी ने पूछा कि हाँ मैं तैयार हूँ, मेरे पास पूरे अस्त्र शस्त्र है, मैं तैयार हूँ, मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तो फिर सवाल आया कि वो रहती कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, कहाँ जाके उसको मारा जाए। तो ये बड़ा कठिन प्रश्न था सबके लिए। कुछ लोग उसका उत्तर जानते होंगे। तो जवाब आया कि जाति व्यवस्था का एड्रेस तो व्यक्ति का दिमाग है। व्यक्ति के दिमाग में ही पूरी जाति व्यवस्था है और जाति है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको कैसे मारा जाए? तो तलवारों से और हथियारों से तो उससे नहीं मारा जा सकता। और यदि वो यही है और उसका एड्रेस और पता यही है, तो फिर केवल विचार उसको मार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो विचार बाबा साहब के फैलाने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस तरह के आयोजन आप करते हैं तो आप इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। मैं खुद अपने स्तर पर जरूर कोशिश करता हूँ। मैं बालाघाट में था, ऐसे ही कार्यक्रम में रात को 2 बजे तक कार्यक्रम चला था। बट वो अलग बात है, मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति यहाँ बैठा अपने आप में अपने स्तर पे कोशिश करें। समाज के भीतर आपके शासकीय कार्य क्षेत्र में आप जो करते हैं वो बात अपनी जगह पर सही है। समाज के भीतर जाइए, क्योंकि आप सही मायने में अपने सीमित क्षेत्र में उस छोटे समूह का नेतृत्व करते हैं। जाइए, उनको ये बातें बताइए और उम्मीद करिए कि आने वाले समय में इस जाति का जो कीड़ा है जो हमें अंदर से खाया जा रहा है उसको हम हटा पाएंगे, उसको खत्म कर पाएंगे। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और आप सब लोगों से बोलने के लिए आपने अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखी है वो मेरे जहन में है और प्रोसिक्यूट आप जानते हैं कि वो कुछ हमें प्रयासरत हैं। बहुत बहुत एक तरफ कितनी है अंदाज नहीं चाहिए। साथियों, साहब मैं सबसे पहले तो मैं किशन से साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी अच्छी उन्होंने जानकारी और हमें मार्गदर्शन दिया, क्योंकि पारिवारिक जिंदगी में हम इतने व्यस्त रहते हैं नौकरी के बाद कि उस ओर ध्यान नहीं देते, जिस कारण यहाँ तक पहुंचे हैं। कि उतना समय मिले तब तो सब लोग इतना पढ़े और अध्ययन करें, लेकिन मैं सभी से कहूंगा कि जानकारी अवश्य रखें। साहब को आमंत्रित करने के पहले मैं आपको सर 2 मिनट दूंगा, थोड़ा सा भावनात्मक रूप से जोड़ना चाहूंगा। भावनात्मक बाबा साहब की कुछ लाइनें हैं, मैं उनको दोहराऊंगा, अच्छा लगेगा आपको। उसके बाद फिर साहब को हम सुनेंगे। क्या कहूँ ऐसे लोगों से, क्या कहूँ ऐसे लोगों से, भूले जो एहसान है भीम जी के रहम करम पे आज बने इंसान है। क्या कहूँ ऐसे लोगों से, भूले जो एहसान है भीम जी के रहम करम पे आज बने इंसान है। पढ़े लिखे जरा सोचो मन में, भीम ना होते क्या होता, भूखी नंगी लाचारी में जीना और मरना होता।
भीम से ही ये शान और शौकत, भीम से अपनी पहचान है। क्या कहूँ ऐसे लोगों से, भूले जो एहसान है। दिल में दर्द लिए भीम बाबा अपने दलित समाज की, गोल्ड मेल नंदन नासिक पूना चारों दर आवाज दी। खून पसीना भीम ने जलाया और हमें मुस्कान दी। क्या कहूँ ऐसे लोगों से, भूले जो एहसान है। शिक्षा का अधिकार भीम से छात्रवृत्ति उपहार दिया, आरक्षण से नौकरी पाई हम पे ये उपकार किया। शिक्षा का अधिकार भीम से छात्रवृत्ति उपहार दिया, आरक्षण से नौकरी पाई हम पे ये उपकार किया। ज्ञान मान सम्मान भीम से ही अपनी पहचान है। क्या कहूँ ऐसे लोगों से, भूले जो एहसान है। आंख खोल कर सोने वालों, नींद से कब तुम जागोगे। भीम के कर्ज में जीवन डूबा, नादानी कब त्यागोगे। आंखें खोल के सोने वालों, नींद से कब तुम जागोगे। भीम के दिन में जीवन डूबा, नादानी कब त्यागोगे। जय भीम, जय भारत। मैं अब निवेदन करूंगा आपसे कि मैं इस अवसर पर हमें बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी और मार्गदर्शन दें। साथियों, आज हम बाबा साहब की 147वीं जयंती मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से बाबा साहब के बारे में और जयंती के बारे में अपना विचार व्यक्त किए हैं। देखिए, जैसा कि अभी चंद्रशेखर साहब बता रहे थे कि जो शोषित वर्ग है उसका दायरा बहुत लंबा है और उसमें निश्चित ही ओबीसी, महिलाएं, बाकी दूसरे भी इसमें हो सकते हैं। और यहाँ पर शायद आपने सभी को आमंत्रित किया है और अपने जो भोरिया जी हैं, लेकिन एक सीमा है। यहाँ हॉल भी छोटा है, समय भी कम है, हो सकता है कि कुछ लोग आए होंगे। लेकिन ये सही है कि अपने देश में जो एक समानता का जो एक माहौल होना चाहिए वो नहीं है। उसके लिए जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको भी समानता की बहुत जरूरत है। जब हम बाबा साहब के योगदान की बात करते हैं तो हम उनका संविधान याद करते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा। और अभी बोरकर साहब ने बताया कि 25 नवंबर का उनका जो अंतिम भाषण था, 26 नवंबर को अपना संविधान एडॉप्ट हुआ था और उसमें जो विचार व्यक्त किए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सही है कि अपने देश में बाबा साहब का जो संविधान बना उसके आधार पर राजनीतिक जो एक डेमोक्रेसी है वो प्राप्त हुई। अब चुनाव होता है और चुनाव में जो चुनाव वाला व्यक्ति आता है वो शासन चलाते हैं। और बाबा साहब के विचार थे कि यहाँ राजनीतिक रूप से जो आरक्षण का एक उसमें प्रावधान किया गया, जिससे कि जो डेमोक्रेसी है उसमें इन वर्गों का भी प्रतिनिधित्व हो। देखिए, डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा रूल यही है कि अगर प्रतिनिधित्व नहीं है सबका तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आज अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारी विधानसभा में या लोकसभा में इन वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो तो क्या वो डेमोक्रेसी है क्या? क्योंकि राज्य की जो अवधारणा है वो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, डेमोक्रेसी विशेष रूप से। और जन कल्याण की जब हम बात करते हैं तो जन कल्याण किन लोगों का? जन कल्याण उन्हीं का जो समाज में थोड़े कमजोर हैं, पिछड़े हुए हैं, उन्हीं का जन कल्याण की बात होगी। और अगर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो मेरा ये सोचना है कि प्रजातंत्र का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये जो प्रतिनिधित्व है, कई लोग इसके लिए अब आजकल बात करते हैं कि बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण दिया था, जिसका प्रतिनिधित्व का नाम आरक्षण कहा गया। और ये सही है कि शुरू में ये सोचा होगा कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 10 साल की बात हो, लेकिन निश्चित ये है कि प्रजातंत्र को अगर मैच्योर होना है और सही मायने में प्रजातंत्र अगर चलना है तो जो राजनीतिक प्रजातंत्र जो प्रतिनिधित्व है वो नियमित रूप से अपना काम करेगा।
और उसी का परिणाम है कि भारत की संसद हर बार उसको बढ़ाने का काम करती है। देखिए, अपना जो संविधान है इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। स्वतंत्र हम हो चुके हैं, हम अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए, और हम आगे की बात करते हैं, जो समता की अगर बात करते हैं, और जो समता का जो सिद्धांत है वो भी प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है कि हर तरीके की समता, जैसा कि अभी बोरकर साहब ने कहा कि जो सामाजिक रूप से जो प्रजातंत्र है वो भी समता से सीधा जुड़ा हुआ है, कि समाज में हर व्यक्ति का जो मूल्य है वो बराबर रहे, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी पंथ का व्यक्ति हो। अगर वो समानता समाज में आती है तो समाज सुखी रहता है, और वो एक राष्ट्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी भी होती है। क्योंकि हम आज के समय में उस समाज की कल्पना नहीं कर सकते जिसमें लोग दुखी हों, जिनके साथ अत्याचार होते हों। निश्चित ही अगर इस तरीके का समाज होगा तो एक विभेदकारी समाज होगा, जहां पर आधे लोग सुखी होंगे, कुछ बहुत सुखी होंगे, बहुत दुखी होंगे। तो निश्चित ये कि वो एक जो एक कल्पना की गई है संविधान की, और जो एक राम राज्य की जिसको हम कहें, राम राज्य का आशय यहाँ पर यह है जिसमें सभी सुखी रहें और सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जो बाबा साहब का जो एक समता मूलक समाज की जो बात है, जो संविधान में समता की बात कही है, राइट टू जो इक्वलिटी की बात कही है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में जब हम आगे बात करते हैं बंधुत्व की, और बंधुत्व कहाँ रहेगा? देखिए, बंधुत्व तब प्राप्त होता है कि जब लोग समान रूप से सोचें, एक दूसरे में भेदभाव नहीं हो, उससे निश्चित ही एक दूसरे में बंधुत्व, जिसको भ्रातृत्व भी बोलते हैं, वो उत्पन्न होता है। और जहाँ बंधुत्व अच्छा रहता है वहां पर वो कोई भी स्टेट हो, चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, वो आगे बढ़ता है। जब हम बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं, तो जब बाबा साहब समता की बात करते हैं, तो वहाँ जो एक इकोनॉमी है, या ये कहते हैं कि आर्थिक स्थिति है, आर्थिक जो प्रजातंत्र है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक टर्म आता है आर्थिक प्रजातंत्र। आर्थिक प्रजातंत्र का आशय यह है कि लोगों का जीवन यापन अच्छा हो, उसमें बहुत अधिक विषमता नहीं हो, सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन जब आज हम देखते हैं तो निश्चित ही कि अपने देश में जो राजनीतिक प्रजातंत्र है उसकी बात हो रही है, सामाजिक प्रजातंत्र बहुत दूर है, और आर्थिक प्रजातंत्र की बात करते हैं तो आसपास ही नहीं है। क्योंकि अखबारों में हम रोज पढ़ते हैं कि इतने % लोगों के पास इतनी संपदा है, इतने % लोग बेरोजगार हैं। इसका क्या हो गया? इसका ये परिणाम निकला कि अभी भी अपना जो संविधान है उसका पालन हमको और अच्छी तरीके से कराना पड़ेगा। जब हम बाबा साहब के विचारों की बात करते हैं, तो जब हम इस तरह की जयंती मनाते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जयंती से हमको सीखना है। जैसा कि अभी चंद्रशेखर ने बोला है कि हम लोगों को बाबा साहब के जो मूल विचार है उस पर मंथन करना चाहिए और उन विचारों को फैलाना चाहिए। बाबा साहब ये चाहते थे कि ये जो पिछड़ा हुआ समाज है उसका विकास कैसे हो। तो आखिरी में उन्होंने जो नारे दिए थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसका आशय यही है कि समाज में जो शिक्षा होती है वो एम्पावर करती है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर वो शिक्षित नहीं होते तो निश्चित यहाँ नहीं पहुंचते, और यहाँ नहीं पहुंचते तो आज बाबा साहब की जयंती नहीं मना पाते। और साथ में जो बाबा साहब के विचार हैं प्रजातंत्र को लेके हैं, समाज व्यवस्था को लेके हैं, इकोनॉमी को लेकर हैं, उस पर हम लोग मंथन कर ही नहीं पाते। तो शिक्षा बहुत बड़ा मंत्र है, और मैं हर बार ये बोलता हूँ कि शिक्षा अगर है तो तर्क है। बिना शिक्षा के कोई आदमी तर्क नहीं कर सकता। और देखिए, इंसान और जानवरों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि इंसान बोल पाता है, सोच पाता है और अपना तर्क कर पाता है। तो अगर इंसान में तार्किक शक्ति नहीं है तो वो निश्चित ही कहूंगा कि जानवर की तरह ही है। तो हमको शिक्षा के साथ तर्क शक्ति बढ़ानी है। और हर बार जब मैं विभिन्न कार्यक्रमों में बात करता हूँ तो ये बोलता हूँ कि तर्क शक्ति बढ़ानी है तो वैज्ञानिक सोच हमारी होना चाहिए। तो किस तरीके से हम वैज्ञानिक सोच को विकसित करें, उस पर हमको ध्यान देना होगा। निश्चित ये कि देखिए, देश में 70 साल पहले संविधान लागू हुआ, 67 साल पहले, लेकिन अब उसमें चैलेंजेस आने लग गए हैं। देखिए, अपना देश जो है बड़ा विचित्र टाइप का देश रहा है। अभी
बात यही हो रही थी कि बाबा साहब को कुछ ही लोग क्यों मनाएं, उनके विचारों पर कुछ ही लोग क्यों मंथन करें। देखिए, भक्ति काल से आप जाइए, भक्ति काल के समय भी आप देखेंगे, आज के 600 साल पहले भी अपने कबीरदास जी हुए, वो तो निर्गुण संत थे। उन्होंने भक्ति का संदेश दिया और कहा कि भगवान के सामने सब एक हैं, ठीक है। लेकिन वो जुलाहा वर्ग से आते थे। आज देखिए कबीर साहब की जयंती कौन मनाते हैं? सिर्फ जुलाहा वर्ग मनाता है या दूसरे लोग मनाते हैं? तथाकथित पिछले वर्ग के लोग मनाते हैं। सूरदास अपना रविदास जी को देख लीजिए, रविदास जी को की जयंती कौन मनाते हैं? कुछ सीमित लोगों के विरुद्ध लोग ही उस जयंती को मनाते हैं। और इसी तरीके के जो हमारे संत हैं, संत तुकाराम जी हैं, संत दूसरे संतों का भी हम उल्लेख कर सकते हैं। देखिए, इसके पीछे जो अभी चंद्रशेखर जी ने बोला है कि जो हमारी जो एक मानसिक स्थिति है, जो जातिवादी मानसिक स्थिति, वो जिम्मेदार है। और जो जातिवादी मानसिक स्थिति सामंतवाद से सीधे कोरिलेट करती है, क्योंकि तथाकथित उच्च जाति जो होती है ना, उसका अगर दिमाग में जाती है तो एक सामंतवादी सोच भी रहती है कि जो सामने वाले व्यक्ति है उसके समान क्यों हो जाए, उसी को तो सामंतवादी सोच बोलते हैं। अलग से कोई सिद्धांत उसका नहीं है कि मैं चाहूंगा कि सूर्यवंशी मेरे जैसा कपड़ा नहीं पहने, क्योंकि अगर ये कपड़ा अच्छा पहनेगा तो मेरा जो गोरा है वो कम हो जाएगा। इस तरह की एक सोच होती है और उसी का परिणाम है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में बन रही हैं कि हमकी आरक्षण के कारण से देखिए, जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के कारण से कुछ लोग आगे आए हैं और सब जो समाज में निश्चित ही समानता की ओर बढ़ रहा है। हम ये नहीं कर सकते कि समानता की ओर नहीं बढ़ रहा है। लोगों की आर्थिक स्थिति भी अच्छी हुई है, वो भी एक समानता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो भी मजबूत होती है, एक तार्किक शक्ति भी विकसित हो रही है। तो ये सब धीरे धीरे समानता की ओर बढ़ रहे हैं। और जब समानता की ओर बढ़ते हैं तो जो एक फ्यूडलिज्म है, सामंतवादी सोच है, उस पर कहीं ना कहीं हमला होता है। जब हमला होता है तो फिर दूसरी तरह की बातें होती है जो अपने देश में होने लगी है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो बाबा साहब के विचार हैं, तो इस देश को मजबूत करने के विचार हैं, इस देश को एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनाने के विचार हैं, उन पर अगर हम चलते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और उस सिद्धांत पे हम आगे बढ़ सकते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी आगे बढ़ें और सबका विकास हो। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सूर्यवंशी ने तो शुरू में पूरा ज्ञापन ही पढ़ दिया।